Assalamualaikum everyone. This is Hasnan Munib, and today our topic of discussion is the guidance session about 8th semester. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है इसके अंदर बताने वाली, लेकिन आपको एक वे थ्रू दे देता हूँ कि होना आपके साथ क्या क्या है और आगे आपने फिर क्या क्या करना है। तो होपफुली आप सबके जो है वो स्टार्ट हो गई होंगी आपकी जो है इंटर्नशिप्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि आप कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ जो कि आपने साथ साथ करनी है, ताकि आपका काम जो है एंड पे आपके ऊपर जो है वो बर्डनाइज ना हो। सो द फर्स्ट थिंग, एज यू हैव स्टार्टेड योर इंटर्नशिप्स, तो पहली चीज़, जब आप इंटर्नशिप के दौरान आप दो काम करते हो, जिनमें सबसे पहला जो है वो ये होता है कि आपका एक रजिस्टर होता है जो कि आप बनाते हो, रफ वर्क। ठीक है। वो रफ वर्क आपका जमा होना होता है। पहली चीज़, जो आप एक रफ वर्क बना रहे हो वो एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप आप यूनिवर्सिटी को जमा करा लोगे एज अ प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है। तो अगर आप लोग अपने लिए कुछ कर रहे हो तो आपको वो अलग से नोट करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू सबमिट दैट रफ वर्क बुक और कॉपी और नोटबुक एनीथिंग एल्स। ठीक है। जिस पे आप नोट कर रहे हो, तो अगर आप इस नीयत से नोट कर रहे हो कि आप इसको अपने पास रखोगे एंड यू इट विल हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर, तो कॉपी दैट डाटा। और मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन इज कि आप उस डाटा को वर्ड के फॉर्मेट में रखें ताकि पढ़ना आसान हो और आपका अपना एक एसेट डेवलप हो, एक सोर्स डेवलप हो इंफॉर्मेशन का। ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आप लोग का जो दूसरी आपकी चीज़ जमा होनी होती है, दैट इज जस्ट अ मिनट। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है ना वो होनी है आपकी रिपोर्ट। ठीक है। रिपोर्ट बेसिकली आती है जो आप रेफर कर रहे हो ना, उसी की वर्ड फॉर्म होती है काइंड ऑफ रिपोर्ट। ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना वो आपका चीज़ें जो है वो कवर होती हैं, जिनको आप कह सकते हो कि नहीं, कॉपी वापस नहीं होती अक्सर। कॉपी आपने उनको ही दे देनी है। मतलब सर अल्लाह रखा या सर कामरान वगैरह होते हैं वो अपने पास ही रख लेते हैं, वापस नहीं करते रफ वर्क। तो अच्छा, एक तो वो है। दूसरा आपकी होती है रिपोर्ट, जो कि अपने जमा होने थे। जो भी इंटर्नशिप पे काम हो रहा है उसको अपने रिपोर्ट की फॉर्म में करना होता है। तो इफ़ आई कैन शो यू गाइज, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके। So basically, this is the फोर थिंग्स दैट हैपन्स इन इंटर्नशिप। तो पहले हम इंटर्नशिप रिपोर्ट पे चलते हैं। रफ वर्क आपका था, आपने लिखा, कॉपी बनाई, जिस भी फॉर्मेट में था वो आपने जमा करा दिया। ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट। सो दैट वाज माय इंटर्नशिप रिपोर्ट। ये तो बहुत एक डिटेल्ड इंटर्नशिप बनाई हुई है, तकरीबन आई थिंक सो 75 पेजेस की है या 70 पेजेस की है। यहाँ थ्री शो हो रहे हैं। और ये पता नहीं कितने पेज की है। शो मनोज 64 पेजेस की है। 64 पेजेस की जो है ना ये मेरी है फाइल। और ये होती है आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट, जो कि वर्ड फॉर्मेट में आपने सबमिट करानी होती है। अच्छा, ये इसमें आपका ये है कि आप साथ साथ बनाना चाहो तो साथ साथ बना लो। आप एंड पे एक एक ही बार बनाना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। पहला पेज आपका डेफिनेटली आपका जो है वो इंट्रो पेज होता है। ये मैंने वो ग्राफिक डिजाइनिंग से बनाया था। आप सिंपल भी बनाओगे तो इट्स ओके। डेडिकेशन एक्नॉलेजमेंट होती है उसके बाद, जिसके अंदर आप लिखते हो कि यार आई विल डेडिकेट टू द हॉली प्रॉफिट एंड जो भी आपके बेसिक लाइन होते हैं। एक्नॉलेजमेंट में आप अपना इंटर्नशिप सुपरवाइजर को और जो आपके ये सॉरी जो टीचर होता है जिसने आपका मतलब जो भी आपका सुपरवाइजर हेड होता है ना, इंटर्नशिप हेड होता है इधर से, कोई मैम या सर जो भी हैं, उनको आपने एक्नॉलेज करना होता है। और दूसरा पैराग्राफ जो है वो आपका एक्नॉलेज करना होता है आपने जो आपकी इंटर्नशिप सुपरवाइजर होती हैं या होता है जो भी डाइटिशियन। देन आपका कोर्स कंटेंट आ जाता है। कंटेंट आप ये पेज खुद से भी बना सकते हो। ठीक है। और आप इसको विद स्किल्स स्किल्स को यूज करते हुए बना सकते हो। ये जो मेरा है इसका ये बना हुआ है विद स्किल। मतलब कि अगर मैं सॉफ्ट फॉर्म में किसी पे भी क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट उस सेक्शन पे जा सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं बनाना था, आप मैनुअली भी बनाना चाहते हो, तो आप सिंपली ये टेक्स्ट लिखा हुआ स्पेस डालो, पेज नंबर डाल दो, इट्स ओके। ठीक है। तो वो भी चीज़ हो जाती है।
तो ये मैं इसके एंड पे बताता हूँ कि हमने इसको करना क्या। अच्छा, ये मैंने क्या किया बेसिकली, जो आपके इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है उसका पहला सेक्शन, इट इट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द हॉस्पिटल और द प्लेस वेयर यू आर एन इंटर्नी। जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये आप कवर कर सकते हो। तो अगर इसका हल ये है कि अगर आपको सिंपल ये पता हो कि उसमें डिपार्टमेंट्स कितने हैं, ठीक है, वो लिख लो। हर डिपार्टमेंट का काम तो सेम ही है ना, तो ये मैंने चैट जीपीटी से इसका काम निकाल लिया था कि हर डिपार्टमेंट का कौन कौन सा काम हो सकता है। उसने बताया जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ये काम होंगे, डेंटल में ये चीज़ें हैं, गायनाकोलॉजी में यही है। अगर आपको डाटा मिल जाए भी इतने बेड हैं इस डिपार्टमेंट में, इतने पेशेंट हैं, तो लिख देना, नहीं तो जनरली बता दो भी डेंटल डिपार्टमेंट में क्या होता है, गायनाकोलॉजी में क्या होता है। और अदरवाइज इफ़ यू विल बी विजिटिंग सम काइंड ऑफ वार्ड, तो आपको पता होता है इसमें कितने बेड्स पड़े हुए हैं, तो आप उसकी भी देख सकते हो। अच्छा, तरतीब से आप सारे डिपार्टमेंट्स का इंट्रो दे के एंड पे उसकी बात करते हो जहाँ आपकी ड्यूटी लगी होती है। ठीक है, लाइक इफ्रा की फर्ज कर लें, जो ड्यूटी है वो लगी हुई है एक ऐसी वार्ड में जहाँ जो है वो जिस भी वार्ड में लगी हुई है, जो गेस्ट्रो की वार्ड में फर्ज करो लगी हुई है, तो आप लास्ट पे गेस्ट्रो कर लो ताकि आपका रिलेटेबल पार्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट उससे क्या हो जाए, लास्ट लास्ट डिपार्टमेंट से ही आगे आप रिलेटेबल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक फ्लो मिल जाएगा चीज़ों को, जस्ट एन ऑप्शन, नॉट नेसेसरीली बट जस्ट एन ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका चल जाता है। ठीक है, तो जिस समय मैंने एनसीडी क्लिनिक के अंदर काम किया था, तो मैंने लास्ट पे आउट पेशेंट आउट ओपीडी के अंदर एनसीडी क्लिनिक है, तो ओपीडी के अंदर ही मैंने एनसीडी को करके मैंने आगे उसका उसके ऊपर डिटेल लिखी, जिस वार्ड में मैं काम कर रहा था उसकी डिटेल मैंने इंक्लूड कर दी। उसके बाद एज यूजुअल आपकी बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये मेडिकल एब्रिवेशन, टर्म्स एंड न्यूट्रिशन, एबीसीडी, एंथ्रो, बायोकेमिकल, वही है कि जिस तरह पहले दिन इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपसे बीएमआई बीएमआर इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करवाते हैं, वो आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, नहीं भी करवाई तब भी आपने लिख देनी है बेसिक्स। उसके बाद का जो जितना भी पोर्शन है दैट इज आपका जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसके ऊपर होता है। मैंने सेक्शनाइज कर दिया था इसको कि भाई एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, उसमें हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज आ गई। ठीक है, इस तरह फिर मेल न्यूट्रिशन के कंपोनेंट आ गए, गायनाकोलॉजी के कंपोनेंट आ गए, पीसीओएस थी उसमें सिर्फ मैंने एक पीसीओएस का केस कवर किया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया। नेफ्रोलॉजी आ गया। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनोलॉजी आ गया, इसमें भी सिर्फ एक सिस्टिक फाइब्रोसिस का केस जो है वो मैंने कवर किया था। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट सेक्शंस की फॉर्म में भी कर सकते हो, नहीं करना आप एक तरतीब से भी कर सकते हो कि भाई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह आपको केसेस मिलते हैं, तो आपने 15 से 20 बीमारियों को मिला के आपकी एक जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो अब ये जिस तरह इंट्रोडक्शन है, पहले भी मैंने पिक्चर लगा दी, कुछ इंट्रोडक्शन है डिपार्टमेंट के अंदर। अब देखो दुकान डिपार्टमेंट, मेडिकल केयर टू वुमेन इंक्लूडिंग एंटीनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग, गायनेकोलॉजिकल, सर्जिकल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। अल्टीमेटली जीपीटी वाली बात है, काम तो यही है ना उनका। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि एनसीडी में मैं काम कर रहा था, तो एनसीडी की प्रॉपर डिटेल थी मेरे पास, विजन उनका क्या है, मिशन क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, न्यूट्रिशन काउंटर होता है वहाँ पे। ये कुछ टर्म्स नहीं नहीं लिखेंगे तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है, एडिशनल मैंने ऐड की थी। ठीक है, टर्म्स इन न्यूट्रिशन है, ये भी एडिशनल चीज़ है, आप लिखना चाहते हैं गुड, नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं है। हाँ, एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें आपकी डिफरेंट आ जाते हैं, हाइट, वेट, डेमी स्पैन, जो भी आपने मेजरमेंट्स की हैं, बेसिक बेसिक आइडियल बॉडी वेट, और उसकी बेस पे बेसिक कैलकुलेशन जो है वो सारी आ जाती हैं यहाँ तक। इसके अंदर बायोकेमिकल में भी आप जनरली बहुत ज़्यादा, ये मेरी बहुत डिटेल्ड फाइल थी क्योंकि मुझे काम करने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है। अब मैंने हर एक टेस्ट के अलग अलग लिखा है कि अगर ये ज़्यादा हो तो क्या है, कम हो तो क्या है। आपको अगर मैम नहीं करवाती इस तरह की चीज़ तो जस्ट स्किप दैट आउट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ, अपने तौर पे क्योंकि रिपोर्ट तो आपके पास सॉफ्ट में रहनी ही है, तो इफ़ यू थिंक इट इट विल हेल्प मी आउट इन फ्यूचर, तो आप वो कर सकते हो कि जो जो टेस्ट जिस भी केस में, अगर आपने कोई केस स्टडी की उसमें 4 टेस्ट आ गए, 3 4 टेस्ट लिखे हुए थे कि ये होने हैं, आपने उन टेस्ट को स्टडी किया, आपको लगा कि ओके वो टेस्ट टेस्ट जो है ना वो लिवर फंक्शनिंग टेस्ट थे, तो आप उनको नोट डाउन कर लोगे, तो आपके पास अलग से यानी कि एक डॉक्यूमेंट उसका बन गया कि बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी उनकी वैल्यू होती हैं, वो सारा कुछ। ठीक है, इसी तरह मेरे पास क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम होंगे, ये क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है, एंड डाइटरी। डाइटरी के बाद मैंने एक असेसमेंट परफॉर्म ऐड किया था। ठीक है, ये यहाँ तक का आपका कॉमन होगा, मेरे जैसे ही चलेगा सारा का सारा। ठीक है, इसमें से कोई कंपोनेंट आप स्किप करना चाहते हो तो वो शुरू वाले जो मैंने बताया वो कर दो। बाकी बायोकेमिकल में भी अगर आप सिंपल ये ना लिखो कि हाई में क्या मतलब है, लो में क्या मतलब, आप सिंपली बता दो कि लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। वो एक बेसिक जो है ना, ये 22 पेज, पिछले 20, शुरू के 20 22 पेज ऑलमोस्ट इसी तरह के बनने हैं जिस तरह के मैंने आपको बता दी हैं। आगे जो है ना वो बीमारियां आ जाती हैं, हर बीमारी का आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, कोई भी उसकी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन आ गई, उसके कॉजेज देने होते हैं, उसके सिम्टम लिखनी होती हैं।
सिम्टम लिखने के बाद आपने उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें दवाइयाँ कौन कौन सी आती हैं वो लिखनी होती हैं। देन आपकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। ठीक है। तो पहले आपका कंपोनेंट क्या है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप उस बीमारी के मतलब बताते हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आपको बेसिक बेसिक सी है वो आप दे देते हो। देन आप कॉजेज सिम्टम्स, कॉजेज सिम्टम के बाद मेडिकल मैनेजमेंट, और देन जो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। ये चार पांच कंपोनेंट होते हैं एक रिपोर्ट के। और छठा और लास्ट कंपोनेंट होता है इसकी केस स्टडी। एक ऐसा केस होता है जिसके आपने टोटल बताना है कि वो प्रॉपर था, उसकी मैंने डाइट प्लान किया और डाइट प्लान बनाया और उसके अंदर डाइट प्लान क्या दिया वो भी आपने लिखना है। उसकी कैलोरी शैलोरी बता दी। ठीक है। साथ में उसकी कोई अगर बाकी पूरा केस, यानी कि एक पूरी केस स्टडी इस एक बीमारी की जो ऊपर आपने कवर की है हाइपरटेंशन की, उसकी केस स्टडी आपने नीचे लिख देनी है। फिर ओबेसिटी आ गई, इसी तरह ओबेसिटी की इंट्रोडक्शन, कॉजेज, साइन, सिम्टम। सिम्टम के बाद उसकी मेडिकल थेरापी, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर ओबेसिटी इज नॉट अ केस जिसके अंदर हॉस्पिटलाइज हुआ हुआ है बंदा, ठीक है, तो आप उसको नहीं लिखोगे, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पे आ जाओगे। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये कोई इतना ओखे वाली घूमने फिरने वाला काम नहीं है, मैंने सिंपल सा कामरान की स्लाइड से डाटा कॉपी किया हुआ है। ठीक। तो या समथिंग, क्योंकि ओबेसिटी इज द सिंपलेस्ट थिंग। आगे मैंने उसकी केस स्टडी ऐड कर दी जो कि एक डाइट प्लान और बहुत सारा कुछ है। ठीक है। अब उसी में मैम ने हमारे ने ना इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कराई थी, तो दैट इज मोर रिलेटेड टू ओबेसिटी, तो मैंने उसी के अंदर उसको सब हेडिंग के तौर पे इंक्लूड कर दिया कि ये एक ट्रीटमेंट थेरापी है। ठीक है। ट्रीटमेंट या प्रिवेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि फास्टिंग जो है वो एक जरिया है जिसके जरिए ओबेसिटी कम की जाती है। देन डायबिटीज आ गई, अगेन मैं लास्ट यही बता रहा हूँ, इसके इसी तरह आप लास्ट चलते जाएंगे तो आपके पास सारी बीमारियां जो है वो कवर होती जाएंगी। ठीक है। ये मेल न्यूट्रिशन आ गया, मेल न्यूट्रिशन वार्ड में मैं काम करता रहा हूँ, एक दो केसेस मैंने वहाँ देखे थे, तो वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को कवर किया था। प्रॉपर जो है ना ये डाटा है। ठीक है। ये आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसकी आ गई, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, मतलब इस तरह की जो अभी आपने 20-25 बीमारियां कवर करनी है वो आपकी जो है वो साथ साथ सारी इसके अंदर मैंने लिखी हुई है। और एंडिंग कोई इसका प्रॉपर एंडिंग नहीं होती, लास्ट में बस आपकी एक बीमारी ही होती है जिसमें मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस पे रिपोर्ट को अपनी को एंड कर दिया है, एंड दैट्स हाउ योर रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट एंड्स आउट। ठीक है। तो ये आपकी बेसिक रिपोर्ट राइटिंग होती है जो कि आपने करनी है। ठीक है। तो ये तो आपकी हो जाएगी। अच्छा। ये रिपोर्ट होती है जर्नली आपकी, जो कि जिसके अंदर आप ये सारा कुछ कर रहे होते हो, और ये आपकी एज इट इज जमा होती है। ठीक है। होता ये है कि जब आप आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो आपके 2 हफ्ते के होते हैं शॉर्ट कोर्सेज, जैसे कि ये मेरे लिखे हुए हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन मेंटल वेलनेस। ये बेसिकली मैं सिर्फ अटेंडर शीट ही है मेरे पास। ये शॉर्ट कोर्सेज होते थे, तो इसके अंदर क्या होता था, मिस करो तो लेना IHS की, अच्छा कोर्स था, शी टॉट वेल। तो जब आप इंटर्नशिप से वापस आते हो तो इंटर्नशिप के दौरान में आपने 2 काम किए हैं। पहला काम आपने क्या किया है कि आपने एक रफ रजिस्टर बनाया है, और दूसरा आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, वर्ड के फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऑनलाइन ही जो है वो प्रेजेंटेशंस होती हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशंस होती हैं सबसे पहले ऑनलाइन ही। तो कमिंग अप टू द प्रेजेंटेशंस, माय प्रेजेंटेशन वाज ऑन द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जो क्लिनिकल इंटर्नशिप्स कर रहे हैं जितने भी बच्चे हॉस्पिटल में कर रहे हैं, आपने एक केस प्रेजेंट करना होता है किसी भी बीमारी का। ठीक है। वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सर विल बी लाइक, सर आपको कहेंगे कि भाई एक ग्रुप है जो आपका बना हुआ है, इसमें जो बच्चा सबसे पहले अपना टॉपिक भेज देगा वो उसका टॉपिक हो जाएगा, और बाकी जो है उसको अपने हिसाब से मतलब उसके अलावा कोई भी टॉपिक चूज करेंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में प्रेजेंटेशन का पर्पस या प्रेजेंटेशन करने का सही काम ये है कि आप इसको प्रॉपरली साथ साथ लेके चलो। ठीक है। हाँ, अगर आप साथ साथ नहीं लेके चलते तो एंड पे भी ये काम हो जाता है। तो अब इसमें ये है कि ओके। तो अब हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी हमारा हो गया। ठीक है। अब जिसमें ये मैंने एक केस था जो कि मैंने उठाया, क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक्चुअल या जिसको आप प्रोफेशनल वे कहोगे वो ये होता है कि इंटर्नशिप के पहले दिन से आपने एक ऐसी बीमारी का केस पकड़ा जो कि आप सॉल्व करना चाह रहे थे। ठीक है। आपने उसको थ्रू आउट द इंटर्नशिप, थ्रू आउट द 10 वीक्स आपने उसको कैरी किया केस को, आपने उसको टाइम दिया कि ओके जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट विल बी ऑन दैट डेट। वो उस पर आया, उसने रिपोर्ट किया, आपने चेंजेस देखी, आपने फिर से रिपोर्ट किया, फिर से आपने डाइट प्लान दिया। तो ओवर दैट 10 वीक्स आपने उसके केस को लेकर चलना होता है, और उसकी आप प्रेजेंटेशन देते हो, दैट इज द एक्चुअल थिंग। ठीक है। जो कि आपने करनी होती है। जी अक्सर। मेरा क्वेश्चन था कि अब जैसे हम वार्ड में होते हैं तो कम से कम वो 3 से 4 दिन के लिए होते हैं। उनको अगर हम डाइट प्लान दें तो हमें फॉलो अप तो ना नहीं मिलता कि नेक्स्ट उनकी
कैसा बेहतरी जी। आई है कि नहीं, अच्छा, बस तीन इसमें चार दिन रुकेंगे चले जाएंगे। इसमें बेटा ये है कि देखो आपने जो है ना, मैंने आपको ये कहा कि एक केस, आपने सिर्फ एक केस ऐसा आपने पकड़ना है जिसको आप, जो आपको लगता है कि यू कैन फॉलो दिस केस, आप उसके उसके साथ आप इन कांटेक्ट रह लें, आप उनका नंबर ले लें, भाई उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाने आना ही आना है, ठीक है। जो एक बंदा बीमार होता है उसने दोबारा से टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। तो कि हम ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, महीने बाद हो सकता है करवा लें, आप तो दाइमा के लिए इंटर्नशिप पे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप एक केस का आप कॉन्टैक्ट ले लें, प्रॉपर जो केस आपने डील करना होता है, ये है प्रोफेशनल, मतलब जो राइट वे है वो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो खैर आपका जैसे मैंने डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो शुरू वही होती है जिसमें आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, यानी इसके इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी वो बनी हुई है जिसको आप कहते हो ना, थोड़ी सी एडवांस लेवल की बनी हुई है। अगर मैं इसको प्रेजेंट करके दिखाऊं तो ये थोड़ी सी काफी मजेदार प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होती है, सी दिस आउट। अगर मैं वो आपको डिटेल्ड वाला दिखाऊं ना, जो ये मेरे कंपोनेंट्स है, ठीक है, इसके सिम्टम्स है, सिम्टम कम पैथोफिजियोलॉजी। जस्ट एज एन मोटिवेशन दिखा रहा हूँ, अगर कोई ये भी सीखना चाहता है तो मैं उसको सिखा दूंगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का काम होता है, ये प्रेजेंटेशन बन जाती हैं। यू जस्ट नीड टू बी विलिंग अबाउट इट, ठीक है। बहरहाल जो है रिपोर्ट के अंदर हमारे वही इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, उसके सिम्टम्स आ गई, डायग्नोसिस आ गया। डायग्नोसिस के अंदर जो है वो आप बताते हो मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, मेडिकल वैल्यूज बताते हो, ओके दीज आर द वैल्यूज, और इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल उसकी जो वैल्यूज होती हैं कि अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो उसमें कौन कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है, ठीक है, दैट इज डायग्नोसिस। हाँ, फिजिकल साइन सिम्टम भी आप लिख सकते हो, वो आपने ऑलरेडी का साइन सिम्टम कर लिए, बायोकेमिकल डायग्नोसिस के अंदर आपने टेस्ट लिख दिए, भाई इसमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, ईजीएफआर का। हाँ, अगर आप इसको एल्ब्यूमिन इसमें ये जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आप डेफिनेटली फैट का टेस्ट नहीं करवा रहे कि भाई बॉडी के अंदर फैटी एसिड लेवल कितना है, डेफिनेटली दैट इज नॉट रिलेटेड, हाईली रिलेटेड। तो जो टेस्ट रिलेटेड है वो आप मेंशन कर देते हो कि ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ओके। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये इसमें अंदर आपने एक स्टडी जो है, कोई एक स्टडी जब आपने ऐड करनी होती है, जिसके अंदर आपने लिखना होता है कि जो इसके ऊपर, इस बीमारी के ऊपर कोई स्टडी हुई हुई है या उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई किया गया, कि भाई एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी था, उसके ऊपर प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट का जो है ना अफेक्ट चेक किया गया, ठीक है, और उसका क्या रिजल्ट आया, वो सारा कुछ आपने इसमें लिखना होता है। हाल ही ये होता है कि आप एक आर्टिकल ढूंढोगे अपनी स्पेसिफिक स्टडी रिलेटेड, उसको चैट जीपीटी को देकर कह दो कि इसको समराइज फॉर्म में बता दो, समरी कर देगा, समरी को रीड आउट करें और उसको अपने लफ्जों में लिख दें, एंड थिंग्स विल बी ओके। नेक्स्ट जो है, यहाँ तक होता है आपका बेसिक, जो कि आपने किताबों से और इधर उधर से देख के आपने अपना डाटा बना लेना होता है, 8 स्लाइडें। नेक्स्ट जो है वो आपकी आती हैं केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर आपने बताना होता है कि ओके, एक पर्सन था, इतने ईयर ओल्ड था, ये उसके पैरामीटर थे, ये उसकी टेस्ट रिपोर्ट मैंने एक जगह पेश की है, उसकी ABCD आपने कर रही है बीइंग अ डाइटिशियन। तो ABCD सारा कुछ मैंने उसको बता दिया, भाई ABCD में ये था, ठीक है। ये मैंने उसकी रिपोर्ट्स हैं जो कि मैंने उसकी पिक्स लगाई हुई हैं, ठीक है, ये उसका बायोकेमिकल डाटा कलेक्ट किया हुआ है, एंड दिस इज द रिपोर्ट, ओके। अच्छा, ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आ जाता है उसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, गोल, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ डाइट एज वी, सर जैसे सर कामरान की स्लाइडें होती हैं, एक डाइट प्लान आपने ऐड करना, ये है वो मैंने अपने तौर पे एडिशनली ऐड किया हुआ था। आप नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके, ठीक है। देन आपका उसका पूरा केस स्टडी, उसका डाइट प्लान, देन फॉलो अप, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जब वो 15 20 25 दिन बाद आपके पास आया, तो व्हाट वर द चेंजेस, और नेक्स्ट पे आपने उसको क्या रिकमेंड किया। उसके अलावा हमने एक कुछ एडिशनल चीज़ें की थी, न्यूट्रिशन फ्लेवर, बेसिकली इट वाज अ बिजनेस, फूड रिलेटेड बिजनेस, जो कि वहाँ पे रन किया था मैंने विद माय सुपरवाइजर, इंटर्नशिप सुपरवाइजर। तो एडिशनल चीज़ मैंने ऐड की थी, अगर है ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। हाँ, जो पहली 8 स्लाइडें थी जिसमें से आपने डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मतलब चीज़ें बताई हैं, आपने डायबिटीज की डेफिनेशन बताई है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि मैंने जिसमें ये नीचे है, तो मैंने इनका क्या किया हुआ है, इनको वो साइट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें रेफरेंस दिए हुए हैं। तो ये साइटेशन भी करनी जरूरी होती है, ये भी आपको सिखा देंगे इफ समवन वांट टू, प्रेजेंटेशन के अंदर ही, ठीक है। और रेफरेंस होते हैं, ये 2 रेफरेंस हैं, एंड देन इट्स थैंक यू नोट, दैट्स हाउ योर प्रेजेंटेशन गोज। इसमें से सर गलतियां निकाल देते होते हैं रेफरेंसेस के अंदर से कि रेफरेंस आपके ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी ओवरऑल दिस इज अबाउट द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं, एक आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है, दूसरी आपकी होती है प्रेजेंटेशन, ठीक है।
ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरा शॉर्ट कोर्सेज का मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट कोर्सेज यूजुअली जो है ना, जब आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है उसके बाद आप आते हो शॉर्ट कोर्सेज करने। शॉर्ट कोर्सेज करने हो सकता है शॉर्ट कोर्सेज बाद में हो, पहले उससे पहले आपके जो है ना वाइवा हो जाता है। एक वाइवा होता है जिसके अंदर आप आते हो, वाइवा प्रेजेंटेशन हो गई है आपकी, अब आपको वाइवा होना है। वाइवा में आप आते हो, आप अपनी रिपोर्ट और अपना रफ वर्क, आपकी जो दो कॉपियां हैं वो आप जमा करवाते हो, ठीक है। और उन उसी रिपोर्ट में से आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, चार पांच, इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा खपाने वाले नहीं होते। और इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं होते, वाइवा 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपने उसके होते हैं, तो रिपोर्ट के मार्क्स होते हैं और बाकी सारे होते हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन किए जाते हैं। और उस क्वेश्चन की बेस पे फिर आप अपना जो भी आंसर है वो आप करते हो, ठीक है। और आपकी रिपोर्ट चेक होती है, और साथ में रिपोर्ट चेक नहीं होती, मतलब इस तरह स्लाइड थ्रू करते हैं, ठीक है। और साथ में आपका रफ वर्क को भी इस तरह स्लाइड थ्रू करते हैं कि ओके दिस इज द रफ वर्क, ठीक है। तो इस तरह आपके जो है वो क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, आपका वाइवा हो गया, रिपोर्ट आपकी सबमिट हो गई है, रफ वर्क आपका सबमिट हो गया है, प्रेजेंटेशन आपकी हो चुकी हुई है अभी तक। यानी कि आपके 30 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के 50 में से लगते हैं जब मैम लगा के देती हैं। और उसको फिर 30 की एग्रीगेट के हिसाब से, यानी कि 50 को टोटल 50, 50 में से 50 लगे हैं तो इधर 30 लगते हैं, ठीक है, 30 में से 30। तो 30 नंबर आपके आपके जो इंटर्नशिप रिपोर्ट, सॉरी, आपके इंटर्नशिप के लग गए। उसके बाद जो आपने प्रेजेंटेशन दी, 20 नंबर उसके हैं, 50 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाई, 10 नंबर उसके हो गए, ये हो गए 60। 5 नंबर का आपका हो गया वाइवा, 65, ठीक है। 5 नंबर का वाइवा हो गया, 65 हो गए। अब पीछे जो है वो आपके या मे बी सॉरी, रिपोर्ट के अंदर ही रिपोर्ट के जो 10 नंबर होते हैं उसी में वाइवा के मार्क्स भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 और 5 15 नहीं होते, 10 में ही आपके वाइवा और उसके आपके जो है रिपोर्ट है उसके मार्क्स हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए टोटल 60 नंबर। यस। अच्छा, इसके बाद आपका, सॉरी, प्रेजेंट इंटर्नशिप रिपोर्ट आपकी 30 नंबर की होगी, 20 नंबर की आपकी होगी प्रेजेंटेशन। ये हो गया आपके 50। 50 जमा शॉर्ट कोर्सेज के कोई मार्क्स नहीं होते, कोई अटेंडेंस, सिर्फ उसकी अटेंडेंस होती है, उसका कोई मार्क्स मुक्स नहीं लगते, ना ही उसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ। उसके बाद आपके मैंने बताया ये 50 हो गए, 50 में 10 नंबर की आपकी क्या होगी, रिपोर्ट होगी। हाँ, 10 नंबर की आपकी रिपोर्ट हो गई। और ये हो गया आपके 60। हाँ, 5 नंबर का वाइवा, 5 नंबर का आपका टूर होता है, ये हो गए 70। 70 और 50 नंबर का आपका होता है कंप्रिहेंसिव एग्जाम। ये कंप्रिहेंसिव, अच्छा, जो शॉर्ट कोर्सेज में पहले उसका बता दूं, ये सिर्फ अटेंडेंस होती है, इसमें कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं होता, ना ही कोई इसकी आपकी सीजीपीए पे कोई इम्पैक्ट होता है। आपने बस इसको करना होता है। इसमें अगर आप जब कोर्सेज आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कोर्स बेहतर है करने को। होता यही है, 7 8 दिन जो है ना आपने यूनिवर्सिटी आना है, आपको शॉर्ट कोर्स करवाए जाते हैं, स्किल बेस्ड। न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप है, सर कामरान बोल रहे होते हैं उधर से। आईएचएस में कुछ कोर्सेज हो रहे होते हैं। सो ये एक साइकोलॉजी वाला लाजमी कीजिएगा, बाकी आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा कौन से करने हुए। तो कोर्सेज होते हैं, एंड देन उसके बाद लास्ट पे जो है वो आपका होता है कंप्रिहेंसिव एग्जाम। कंप्रिहेंसिव एग्जाम के हवाले से ये एक तो आपके नेफसेट क्वेश्चन बैंक 1000 एमसीक्यूज हैं। ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने ही दिए हुए हैं। इन 1000 एमसीक्यूज में से कई बार पेपर आ जाता होता है, लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है, मैम सारा ने पेपर बनाया था तो दैट वाज अ कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर, बट स्टिल समहाउ आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो कंप्रिहेंसिव एग्जाम होता है, ये आपका पूरी डिग्री का एक समराइज एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। टोटली ये 50 एमसीक्यूज होते हैं, और उन 50 का आपने आंसर करना होता है, ठीक है। तो 2021 का कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास पड़ा भी हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो ये भी आपसे शेयर कर देंगे। और बाकी भी आपको, ताकि अंदाजा हो जाए किस तरह का पेपर होता है। और होता ये टोटली आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये आपके 120 नंबर पूरे हो गए हैं। मेरे 120 में से 106 नंबर हैं, ठीक है, इंटर्नशिप के अंदर 104 या 106 हैं। 96 पे आपका ए ग्रेड होता है, यानी आपके पास 24 मार्क्स का गैप है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स के ए ग्रेड या बी ग्रेड, मोस्टली के ए लगे होते हैं, कुछ के बी होते हैं। और सी शादो नादिर, मतलब जिसने घंटा ही कुछ नहीं किया, इंटर्नशिप पे भी सही से नहीं गया, उसके सी लगता है, वरना आपका मोस्ट इसमें ए ग्रेड्स और बी ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर गाइडेंस सेशन अबाउट 8th सेमेस्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के बारे में पूछना था कि जैसे हम बहुत मतलब फजूल से कॉफी डिग्री में पढ़ते हैं, उसमें से आता है या न्यूट्रिशन रिलेटेड ही सारा आता है? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम जो है ना, ये आपके सब्जेक्ट्स में से ही आता है। बीमारियां पूछी जा सकती हैं आपसे, और उसके में कोई ना कोई मैनेजमेंट पूछी जा सकती है, लेकिन होता है एमसीक्यू बेस्ड। ये जो आपके ये 1000 एमसीक्यूज है ना,
ये 1000 एमसीक्यूज जो हैं ये होते हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स में से, यानी हर सब्जेक्ट में से 15-15 20-20 एमसीक्यूज जो है ना वो इसमें हैं, जितने आपने पूरी डिग्री में पढ़े हैं। ठीक है, सारों में से होते हैं, तो ये भी पढ़ लेना। लेकिन पेपर जो है वो लास्ट में मैम सारा ने जो बनाया था दैट वाज कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें थी, जिस तरह एक न्यूट्रिशन होनी है, होती है क्लिनिकल टाइप, बट थे एमसीक्यूज ही, तो हो जाते हैं। जब आपने दिया था तो इसमें से आए थे हाँ जी। जो लेकिन 1000 मैंने एमसीक्यूज मैंने थे। डेफिनेटली एक्स्ट्रा पढ़ा था, इससे ज़्यादा ही पढ़ के गया था मैं, क्योंकि मेरे पास कम्प्रिहेंसिव से के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैंने बहुत सारे अदर एमसीक्यूज भी बनाए हुए हैं। ठीक है, आपकी जो बेसिक बेसिक न्यूट्रिशन बुक्स हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है अपने एमसीक्यूज में। सो आई विल शेयर दैम टू यू जब आपका कम्प्रिहेंसिव की तैयारी होगी। मैंने शायद 2-3 दिन तैयारी करके दिया था, बट हो गया था। तो अब थोड़ा सा बताते हैं हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना चाहिए इन 1000 एमसीक्यूज के अलावा। कुछ भी नहीं ऐसा, उसका सिलेबस नहीं होता, तो जो आपका होता है वो आपने नॉर्मली अपने हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, मतलब नॉर्मल होता है, ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। जो आपको आता है उसकी बेस पे आपके पेपर बन जाने होते हैं, जनरल होती हैं चीजें, बहुत बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछी होती। भैया रिपोर्ट सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करवानी होती है? रिपोर्ट प्रिंट होकर सबमिट होती है, सॉफ्ट में पहले सबमिट हो जाती है क्योंकि उसका प्लेज चेक करना होता है, प्लेजरिज्म। और बाद में जो है ये इस फॉर्म में सबमिट हो जाती है। क्योंकि जो मेरी इंटर्नशिप में है, मैं ना वो मुझसे असाइनमेंट्स करवा रही हैं, तो वो कह रही हैं कि वही उसी की फाइल बना लो ना। असाइनमेंट्स तो आप कर रहे हो, ठीक है, असाइनमेंट को सॉफ्ट में भी करना है। जो असाइनमेंट आप कागजों पे कर रहे हो वो आपकी जाएगी एज अ रफ वर्क, जो आपने सॉफ्ट में बनानी है वो आपकी नहीं नहीं, जाएगी एज मैं ए। सॉफ्ट फॉर्म में ही बना रही हूँ। हाँ, रफ वर्क भी करना है साथ, वो कोई भी कॉपी बनानी है आपने, दोनों चीजें जमा होती हैं। जितनी भी ठीक है। डिजीज पढ़नी है उन सब की हमने केस स्टडी डाइट प्लान बनाने हैं, या सिर्फ डिजीज के बारे में लिखते हैं और डाइटरी मैनेजमेंट लिखते हैं। नहीं नहीं, डाइट प्लान सारों के ऐड होने हैं, केस स्टडी प्रॉपर कंपोनेंट है ना उसके, 3 4 6 6 कंपोनेंट मैंने आपको गिनवाए थे। इंट्रोडक्शन है, फिर उसके कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी मेडिकल मैनेजमेंट है, उसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है, एंड देन आपका एक केस प्लान होता है। तो इंटर्नशिप का मकसद ये होता है कि आपने जितनी बीमारियां पढ़ी हैं आप उनको इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करो। नॉट लाइक कि आप डायबिटीज नहीं भी पढ़ी तब भी उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, बेसिक पर्पज ये होता है, बट जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी इंटर्नशिप रिपोर्ट को 60-70 सफ़ों तक पहुंच जाए। 60 पेज एटलीस्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो इस वजह से हम फिर इस तरह की बेसिक बेसिक बीमारियों को भी ऐड कर देते हैं ताकि ये भी कवर हो जाए। डाइट प्लान आपको सारों के ऐड करने हैं। भैया आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर देंगे फिर? नहीं, क्यों? यहाँ अकेडमी वाले बच्चों को तो मैं भेज दूंगा। मेरे पास प्रेजेंटेशन भी 5-7 पड़ी हुई हैं डिफरेंट, और रिपोर्ट्स भी मेरे पास और भी 2-3 रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह। मुझे ना वो जो प्रेजेंटेशन है एंड में उसके बारे में बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने एंड पे जैसे आपने लिखा है रिपोर्ट पे डाइट प्लान दे दिया, ठीक है, हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उसके रिपोर्ट चेक कर ली, उसकी हमने पिक्चर भी सेव कर ली, लेकिन दोबारा जब पेशेंट आता ही नहीं है कि हम देखेंगे उसमें वो बेहतरी आई आपने है कि नहीं। वो आपने सिर्फ एक पेशेंट का करना है और वो आपकी प्रेजेंटेशन होनी है। ठीक है, ये मैं प्रेजेंटेशन में आपको बताने लगा, प्रेजेंटेशन आपकी एक केस की होनी है, वो सिर्फ एक केस है जो कि आपने थ्रू आउट द इंटर्नशिप अलग से लेकर चलना होता है, उसकी A to Z इची बिची। ठीक है, बाकी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर मैंने किसी केस की जो फॉलोअप नहीं लगाया हुआ, उसमें सिर्फ डाइट प्लान है कि मैंने क्या दिया, नहीं, उसके उसको आपने follow- एंड पे आपने एंड पे सिर्फ लिखा ही हुआ है ना स्लाइड पे, रिपोर्ट तो एंड पे कोई भी नहीं लिखी लगाई हुई, वो दिखा देना मुझे जरा। क्या देखना क्या है वो आपके बताओ ना, इंटर्नशिप रिपोर्ट की इंटर्नशिप बात कर रही हो कि प्रेजेंटेशन की बात कर रही हो? इंटर्नशिप रिपोर्ट की, इंटर्नशिप रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाइट प्लान है। वो एंड में होता है ना कि एक रिपोर्ट होती है जिसमें बता देंगे, जैसे LFT है, पहले नहीं ठीक थे उनके, अब एंड पे जब आपने डाइट प्लान दिया उसे फॉलो अप लिया तो। फॉलोअप की बात ही नहीं कर रहे इंटर्नशिप रिपोर्ट में, वही तो मैं कह जा रहा हूँ कि इंटर्नशिप में कोई फॉलोअप नहीं, रिपोर्ट के अंदर कोई इंटर्नशिप फॉलोअप रिपोर्ट नहीं। नहीं, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन अब तुम फिर घूमी हुई हो। प्रेजेंटेशन। हाँ जी, प्रेजेंटेशन में फॉलोअप करके तो मैंने वही, एक केस भी नहीं आपके हाथ चढ़ेगा।
मतलब कोई बंदा नहीं होगा ऐसा कि जो फॉलो अप कर रहा है। कोई कुछ डाइटिशियन के पास आते ही आप लाजमी थोड़ी है कि आप वार्ड का बंदा ही उठाओगे, ठीक है। आप लोकली वैसे भी बंदे जो ओपीडी में विजिट करने आते हैं, उन्होंने हर महीने बाद आना ही आना, उन्हें दवाई लेने आना है, किसी बंदे ने हॉस्पिटल आना है, उन्होंने दवाई लेनी है ना, गरीब बंदे ने, ठीक है, उसने हॉस्पिटल ही आना है। तो अगर आप उसे प्रॉपरली, यही तो आपकी स्किल होती है कि आपने एक बंदे को कन्विंस करना है कि वो अगली बार आए तो मुझे रिपोर्ट करे, ठीक है, कि भाई क्या दोबारा नहीं भी टेस्ट करवा के आया, साइन एंड सिम्टम्स तो विजिबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, चीजें इंप्रूव हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी, वो आके बताएगा कि मैंने डाइट प्लान फॉलो किया या नहीं किया, जो भी है, ठीक है। दैट इज प्रोफेशनल वे। अगर आप जुगाड़ करने जाते हो तो ये जो है ना, ये क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो एंड पे जब आके हमें पता लगा था, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल रिपोर्ट। ये मैंने खुद से इसको एडिट करके, तो मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करके उसकी पिक्चर ले ली है, एंड इट लुक्स लाइक इट इज एन एक्चुअल रिपोर्ट। ठीक है, कौन पागल है मेरे पीछे लाहौर से जाके टेस्ट करवा के आएगा, सही है। सो क्योंकि हमें बताया नहीं था क्या, अदरवाइज इट्स जस्ट कॉमन थिंग, आप बहुत इजीली आप कराएं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम भी, प्राइवेट में तो आ ही अपनी मर्जी से रहा है, वहाँ तो गायब हो जाएगा, गवर्नमेंट वाला भी इसमें दवाई लेने आना दोबारा। आपकी स्किल ये है कि आप उसको कन्विंस कर पाते हो कि नहीं, कि नेक्स्ट टाइम जब वो आपको दोबारा चेक करवा के जाए और बता के जाए कि क्या इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस अ पर्सन फॉर नेक्स्ट विजिट, इसका मतलब है कि आप अपनी प्राइवेट जब आप सेटअप करोगे, जब व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, आप तब भी परसेंटेज में जब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इट्स योर स्किल कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर सकते हो।